सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहती हूँ। कहते हैं कि सियासत में हर दिन एक नया दिन होता है। ज़ाहिर बयानात भी उसी हिसाब से आते हैं, वफादारियाँ भी तब्दील होती हैं और बड़े वफादारियाँ तब्दील होती हुई लोगों ने कई सालों में पाकिस्तान की तारीख में एक दूसरे के साथ सियासतदानों की देखी ही हैं। बिलावल भुट्टो का बयान भी आज जो आया है वो भी कुछ इसी तरीके का है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि 10 साल सिंध में हुकूमत कर रही है, 10 साल हो गए, उसके बाद भी अब दोबारा से एक मरतबा फिर मौका दिया सिंध के आवाम ने उनको, और अभी तक कराची के या सिंध के आवाम की जो किस्मत है वो तो बदल ना सकी। मुख्तलिफ हुकूमतें आईं, तब्दील भी हुई, लोग आए, दावे किए, वादे किए, वोट लिए कराची वालों के, लेकिन कराची की या सिंध के लोगों की जो किस्मत थी वो वैसी की वैसी रही। अब बिलावल भुट्टो ने जो नया बयान दिया है वो बयान ये है कि वो MQM को ही ऑफ़र करें कि आइए और हमारा साथ दीजिए और आके इमरान खान की हुकूमत को गिरा दीजिए। वो ये ऑफ़र कर रहे हैं कि जो वजारतें MQM के पास वफाक में मौजूद हैं, वजारतें हम उनको सिंध में देंगे, लेकिन उसकी शर्त सिर्फ ये है कि आपको इमरान खान की हुकूमत को गिराना होगा। उन्होंने कहा कि कराची के अवाम को ये मालूम हो चुका है कि इमरान खान ने उनको धोखा दिया है, तो अब ये चाहिए MQM को कि वो हमारा साथ दे, वो हमारे साथ मिल जाए। और हम उन्होंने एक दावत दे दी है, एक ऑफ़र दे दी है। अब देखना ये है कि MQM पाकिस्तान इसका जवाब क्या देती है, क्योंकि MQM के कुछ ही ज़ाहिर लोग थे जो कि वफाक में मिले और वजारतें भी उनके पास हैं और उन्होंने हुकूमत का साथ दिया और इस तरह हुकूमत अपना तमाम तर जो इलाक़ थी वो करके इसके साथ कामयाब हुई। अब अगर बिलावल भुट्टो जरदारी ये कहते हैं कि MQM वफाक का साथ छोड़ दे और वो उनके साथ आ जाए, तो क्या MQM अपने पुराने जो लोग हैं उनके साथ दोबारा रफाकत बनाने की कोशिश करेगी? क्या वो इंटरेस्टेड है या नहीं? और उसके बाद क्या कराची के अवाम की किस्मत बदल जाएगी? ये सवाल जो हम आज उठा रहे हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब में प्रोग्राम में ज्वाइन करें, आपका बहुत शुक्रिया। और राना भी हमारे साथ हैं और PJ मीर साहब भी अभी कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन कर लेंगे। हारिस साहब, आपका ताल्लुक भी कराची से है, मेरा ताल्लुक भी कराची से, और कराची के वो तमाम लोग जो कि मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों को आते हुए जाते हुए देखते रहे, उन्होंने तमाम तर अदवार देखे, उन्होंने पीपल्स पार्टी का दौर देखा, उन्होंने MQM का वो पुराना दौर भी देखा, वो बदमनी वाली सूरत हाल भी देखी, फिर मुशर्रफ का दौर भी देखा, लेकिन किस्मत जो थी वो कराची के लोगों की बदल ना सकी। वही मामलात हैं, सबसे बड़ा मुआशी हब है कराची, लेकिन उसके बावजूद यहाँ के मसाइल वैसे के वैसे ही हैं। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि अब MQM हमारे साथ मिल जाए, और लेकिन शर्त यह है कि वो इमरान खान की हुकूमत को गिरा दे। मैं ये सवाल उठा रही हूँ हारिस साहब, आप क्या समझते हैं कि शहरी होने के नाते क्या इससे कराची के सिंध के अवाम की किस्मत बदल जाएगी? देखिए, मैं समझिए बात यह है कि कराची के अवाम ने बहुत नुकसान उठाया है सियासी रस्साकशी में। पीपल्स पार्टी है, फिर उसके बाद MQM है, फिर फेडरल गवर्नमेंट PTI है, सब के साथ की वजह से अवाम ने, आप देखें पानी के मसाइल वही हैं, कचरा कुंडी आपके सामने है, पॉलीथीन बैग्स की हमने बात की वो आपके सामने है, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं है और अवाम के मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, जबकि ये रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट करता है पूरे पाकिस्तान के लिए और हुकूमत पाकिस्तान के लिए। तो इसको देखते हुए MQM को, और ज़ाहिर है कि PTI को बहुत ज़रूरी था कि ये PTI MQM को स्ट्रॉन्ग करती। तो वो असल में प्रॉब्लम ये कि आपस में इनका पॉलिटिकल क्लैश है ना। फेडरल गवर्नमेंट चाहती है कि हम फंड दें पीपल्स पार्टी को या मेयर कराची को, क्योंकि उससे ये होगा कि MQM स्ट्रॉन्ग हो जाएगी या पीपल्स पार्टी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और फेडरल गवर्नमेंट में PTI डाउन रहेगी। लेकिन यहाँ सोचना चाहिए कि जब आपको एक अवाम ने मैंडेट दिया है, अगर आज जितनी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं वो PTI के पास है, MQM के पास है और फिर पीपल्स पार्टी के पास है, एवरीबडी हैज़ टू वर्क फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूंसी। आप अवामी नुमाइंदे क्यों चुनते हैं? अवामी नुमाइंदे चुनते हैं कि वो असम्बली में जाके हमारे लिए काम करेंगे। अगर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा तो ऐसे डेमोक्रेसी का, ऐसे मेयर का, ऐसे बलदियाती इदारों का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से पीपल्स पार्टी ने अब उनको बेट दी है कि अगर आप हमारे साथ मिल जाएं और आप हमारी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट शामिल हो जाएं, लेकिन शर्त यह है कि आप
पीटीआई गवर्नमेंट को फेडरल लेवल पे लेकिन support हारिस नहीं साहब करेंगे अभी भी ताकि देखिए वो मकसद चले तो जाए। आवाम मेरे के ख्याल में ये मसाइल हल बहुत करना नहीं है ना difficult पीपल्स पार्टी का। proposition होगी MQM अभी भी के लिए। मकसद तो सिर्फ यही है कि उड़ा दिया जाए। और अगर 10 सालों में या 15 सालों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची के मसाइल हल ना कर सकी, चाहे वो कचरे का मसला हो, पानी का मसला हो, या हालिया दिनों में गैस के मसाइल हो, वफाक जिम्मेदारी डालता है सिंध हुकूमत पर, सिंध हुकूमत जिम्मेदारी डालती है वफाक पर, तो पिसती तो आवाम है ना। आवाम का क्या भला होगा इसमें? देखिए ये मैं बात करूँ, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि ये बैठें, तीनों पार्टीज़ बैठें और आवाम के मसाइल हल करें। कराची के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही हैं। अभी आपके सामने आज सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का क्या हाल है कि वहाँ पर एक बिल्डिंग गिर गई है। शुक्र है खुदा का कि पहले से वहाँ से फैमिलीज़ को एवैक्यूएट कर दिया गया था। अदर में ये मसाइल और ज़्यादा हो सकते हैं। फिर आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट प्रोविंशियल है, वो कहाँ पर है कि ये डिज़ास्टर्स को कैसे मैनेज करते हैं, वो भी टोटल यहाँ पर कोलैप्स हुआ हुआ है। इसलिए यहाँ पर बजाय हुकूमतें गिराने के, जो हुकूमत जिसके पास है वो सब बैठें, मिल बैठ के डिलीवर करें ना, अपना काम करें। आप बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मिल बैठ के मसाइल का हल निकालें। मेरे तो कोई बात ही नहीं हुई ना कि इसकी हुकूमत गिरा दो, इसकी उठा दो, इसकी बना दो। अच्छा पीजे मीर साहब, आप क्या समझते हैं? आपने भी बड़ा दौर देखा, आपने वो दौर भी देखा जो MQM का दौर था, फिर मुशर्रफ साहब का दौर देखा, फिर आपने ये पीपल्स पार्टी का बाद, उसके बाद पीपल्स पार्टी आई, उसमें MQM का भी एक हिस्सा रहा। कराची के मसाइल वहीं के वहीं हैं। जो सवाल मैं उठा रही हूँ, ये उठा रही हूँ कि जो पेशकश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो MQM को कि हमारे साथ मिल जाएं, और मकसद सिर्फ ये है कि ये हुकूमत गिरा दें, ये मकसद में कामयाब हो के उनको क्या मिलेगा, या कराची के अवाम को क्या मिलेगा? उनको शायद कुछ मिल भी जाए। हम सुमैया हर आप कह लो टेन्योर को, इवेंट को एक नया रंग डाल देते हैं, लेकिन जो आपका कोर इशू है वो वही रहता है। मुझे तो अभी याद है चार्टर और डेमोक्रेसी की जब मीटिंग हो रही थी तो ये मिलेनियम होटल लंदन में, तो सारी पार्टीज इंक्लूडिंग पीपल्स पार्टी, उन्होंने MQM को कह दिया था कि इसको दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन आप करार कर दो। उसके बाद APDM बन गई अगले कमरे में जाके। फिर आपने MQM को हर जगह वहाँ इस्तेमाल किया जहाँ आपको वोट्स की ज़रूरत पड़ती है। जब MQM कुछ मांगती है और फिर आपको कोई थ्रेट करती है कि हम निकल जाएंगे, फिर आप उनको अपीज कर देते हो। तो MQM का एक रूटीन बन गया था जनरल मुशर्रफ के दौर पे कि हमें ये दो, वो दो, वो दो। मैं तो शौकत अजीज जो प्राइम मिनिस्टर के कमरे में कई दफ़ा बैठा होता था, तो जब मुझे कॉल्स आती थी लंदन से कि आप इनको ये कर दो, वो कर दो, नहीं करोगे तो फिर हम ये कर देंगे। अब द क्वेश्चन इज, ये नई MQM है। वेल आई से कि ये ओल्ड MQM है, लोग कहते हैं MQM है। अभी भी जो मर्जी कह लें, शॉर्ट्स अल्ताफ हुसैन कॉल करते हैं लंदन से, सिंपल इज दैट। वो एक दिन कराची आ जाए, आपको कराची चेंज हो जाएगा। अब बात आती है कि बिलावल जो बात कर रहे हैं कि नहीं जी वो पार्टियां तोड़ दें, वो इधर आ जाए, वो उधर हो जाए, नहीं। आप सबके नारे थे कि लूली लंगड़ी जमहूरियत भी अच्छी है, और भाई तो जमहूरियत है तो जमहूरियत से आए हैं तो आप इनको काम करने दो। अब आप पार्टियां तोड़ रहे हो, तोड़वा रहे हो, तो दिस इज नॉट द राइट वे आउटसाइड, क्योंकि वो कह रहे हैं ना, जो व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, ये तो फिर आगे आ जाएगा। और हम पार्टियों को स्ट्रॉन्ग करते करते लोगों को वीक कर रहे हैं। तो आपने लोगों को तो स्ट्रॉन्ग किया ही नहीं है। अभी आपने बड़ी अच्छी बात की, भाई पानी कराची में है नहीं है, आपके अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके ये गंद के मसाइल है, आई मीन सो मच, समुद्र खराब पड़ा हुआ है। तो द क्वेश्चन अराइजेस, इस पे तो कोई गौर कर नहीं रहा। सिर्फ पार्टियों को कह रहे हैं हाँ जी आप हमारे साथ हो जाओ, आप उधर चले जाओ, क्या आप हमें तकड़ा कर दो, हमें वोट कर। आप ट्रैक रिकॉर्ड देखो कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा सिंध को रूल किया है, लेकिन डिलीवर क्या किया मुझे बता दो। आप रोड्स की हालत देख लो, ये देखो ना, उसके आप इनका नाम ले ले, ये मुस्तफ़ा कमाल का, यार कम से कम इनके दौर पे आके इन्होंने फ्लाईओवर्स और बाईपासेस बनाए। बाकियों ने क्या किया मुझे बता दें। नेमतुल्लाह साहब ने भी बड़ा काम किया। द क्वेश्चन इज, हम भूल जाते हैं जिन्होंने काम किया है, अपनी पावर के लिए हम सारों को कहते हैं कंसोलिडेट करो। नो, हमें चलना है संजीदगी के साथ। हमें ये नहीं कि कोई इसके अलायंस पार्टनर तोड़ दे, उसका अलायंस पार्टनर तोड़ दे। बाय द वे, जो तोड़ेगा आगे उसको कोई घास नहीं डालेगा, ये मैं आपको आज गारंटी करके दूं, क्योंकि एक MQM को तो हर पार्टी ने लट्टू की तरह इस्तेमाल किया है, और उसकी तरह लट्टू की तरह इस्तेमाल हुई है ना। MQM भी तो इस्तेमाल हुई है, MQM को तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है ना, इसीलिए हर हुकूमत का हिस्सा बन जाता है। पीजे मीर साहब, इसका एक दूसरा रुख तो ये भी है ना। बिल्कुल सही कहा, एक है, लेकिन द क्वेश्चन इज, हमारा अगर MQM रिप्रेजेंट करती है सिंध को, तो फिर MQM सिंध के लिए करे,
ठीक। फिर जो दूसरी मेजर पार्टी है ये भी सिंध के लिए करे। सही। इनके तो आपस में पावर स्ट्रगल है, एक दिन बहन भाई, दूसरे दिन आप देख लो कि ये सारे मसले खराब। बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। राना अशरफ साहब, सियासतदान ऐसा क्यों करते हैं? उनको सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की। वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जरा उनसे बात करते हैं, मेयर कराची। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सर, ये जो ऑफर भुट्टो ने, इस पर गौर करेगी क्या एमक्यूएम? ऐसी चीजों पे एमक्यूएम के सामने इतने सारे मसाइल खड़े हैं। हाँ। कराची के इश्यूज हैं। हाँ। मेरी तो मैं इस पे सिर्फ इतना कहूंगा कि 12 साल से हुकूमत सिंध पे हुकूमत कर रही है। कराची के जितने भी इश्यूज हैं सब उनसे ही पर्टेन करते हैं। 12 सालों में ये इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। जहाँ तक साथ देने का मामला है, हम नेशनल इश्यूज पे बिल्कुल पीपल्स पार्टी का साथ देंगे। जहाँ तक सेंसस का मामला है, एनएफसी का मामला है, गैस का मामला है, और उनकी जिम्मेदारी बनती है सबसे ज्यादा कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व करें। लेकिन वसीम साहब, जो इत्तेहाद आपने हुकूमत से किया उसमें आपको क्या फायदा मिला? क्या वो मसाइल हल कर पाई हुकूमत जो आप चाहते थे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। हमने तो माजी में सारी हुकूमतों से इल्हाक किया है, किसी ने भी मसले हल नहीं किए। पीटीआई से इल्हाक किया, पीटीआई ने भी कोई 1.5 साल हो चुका है कि एक भी इशू रिजॉल्व नहीं किया है। कराची हो, हैदराबाद हो, सिंध के दूसरे इलाके हों, तो दोनों पे जिम्मेदारी आयद होती है। हम हमारे पास जो गवर्नमेंट है इस वक्त, बल्दियाती निज़ाम जो हमारे पास है, उसमें जो मसाइल है वो भी उनके सामने रखे कि ये मसले हल करें। इख्तियारात दिए जाएं निचली सतह तक। जितने भी बल्दियाती डिपार्टमेंट्स हैं पूरे सिंध में, सबको इख्तियारात दिए जाएं ताकि मामला हल हों। मगर उस पर कोई तवज्जो नहीं दे रहा। आज बिलावल साहब ने जो ऑफर की है उस पे तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, आपकी पार्टी जिम्मेदारी पूरी करे। जो मैंडेट आपको मिला है सिंध, पूरे सिंध के, कराची के इश्यूज रिजॉल्व करें। और जहाँ तक नेशनल इश्यूज का मामला है, बिल्कुल हम आपके साथ खड़े हैं। पीटीआई गवर्नमेंट ने भी आज तक कराची के इश्यूज पर तवज्जो नहीं दी। उनसे भी कहूँगा दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि कराची के इश्यूज रिजॉल्व करें। वसीम साहब, लेकिन आप पहले इत्तेहादी आप लोग रह चुके हैं पीपल्स पार्टी के, ऐसी क्या बात हो गई कि उस ऑफर को आप कंसीडर ही नहीं करेंगे? देखें, कराची की मैंने जो बात की, 12 साल से कराची सफर कर रहा है पिछले जी। तो मैं कोलिशन पार्टनर जरूर रहा हूँ, मगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। 12 सालों में जो जिस तरह से तबाही की है कराची की, हैदराबाद की, शहरी इलाकों की, उस पे मैं खुश नहीं हूँ। कराची के वोटर्स, कराची के लोग खुश नहीं हैं। आपको मसले हल करने होंगे पहले, उसके बाद हम ये जो सियासी जोड़ तोड़ है उस पर बात करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है वसीम साहब, लेकिन इस तनाजुर में क्या एमक्यूएम एक और मीटिंग करेगी प्राइम मिनिस्टर से? प्राइम मिनिस्टर से हमारी मीटिंग कोई ड्यू है तो नहीं है। हमारी आखिरी मीटिंग होनी, लेकिन आपने कहा कि मैं खुश नहीं हूँ, मसाइल तो इस हुकूमत ने भी हल नहीं किया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। हम बहुत मीटिंग्स कर चुके हैं, अब मीटिंग्स का टाइम रहा नहीं। अच्छा। अब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम है। इम्प्लीमेंट करना चाहिए फेडरल गवर्नमेंट को, जो भी उसने प्लान किया है उसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो पार्टी का एक मौक़िफ़ जो है वो कब तक सामने आएगा? कोई न्यूज़ ब्रीफिंग होगी सर, इस हवाले से मीडिया को बताया जाएगा कि पार्टी क्या करेगी? बहुत जल्द पार्टी का जो है व्यू वो सामने आ जाएगा। अच्छा वसीम साहब, जाते जाते सर, आज एक बिल्डिंग रणछोड़ लाइन में गिर गई है, किसका कसूर था इसमें? वहां पर कई लोग बेघर हो गए हैं। देखिए, ये पुरानी बिल्डिंग है उधर, और सर वो सिर्फ 15 साल पहले तामीर हुई थी। वो फिर बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से पता किया जाए कि कहाँ वायलेशन की गई है, किसने इजाजत दी थी इस बिल्डिंग को बनाने के लिए। ये मेरा डोमेन है नहीं, गवर्नमेंट का डोमेन है। हमने जहाँ तक फायर ब्रिगेड का मामला है, हमने अपनी गाड़ियाँ जरूर भिजवा दी थी, खुदा ना खास्ता कोई हादसा ना हो जाए उस हवाले से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेयर कराची वसीम अख्तर साहब गुफ्तगू कर रहे थे और बड़ी उन्होंने तफसील दिया कि जी अभी फिलहाल हम ऐसी कोई पेशकश पर गौर करने को तैयार नहीं है। 12 सालों में पीपल्स पार्टी ने कुछ डिलीवर करके नहीं दिया, हमारा एक्सपीरियंस भी उनके साथ नहीं है। राना साहब, मैं जो आप सवाल करना चाह रही थी वो यही था कि सियासतदान
आवाम से वोट लेते हैं, लेकिन आवाम के बारे में क्यों नहीं सोचते, अपने इक़्तिदार को बचाने के बारे में ही क्यों सोच रहे होते हैं? समिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वैलिड है कि हम सियासतदान जो है पॉलिटिकल पार्टीज आवाम से वोट लेती है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह पीजे साहब ने बड़ी अपनी फहम फरासत की बना पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। इशू यही है, लेकिन जो इमरान खान साहब जो वादे बतौर प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, और जो परसों वो एक बिजनेस कम्युनिटी से एक अजलास से खिताब कर रहे थे, और जो उन्होंने कहा कि नैब ऑर्डिनेंस में हम अमेंडमेंट ले आए हैं आपके मसाइल के लिए, आपके इश्यूज को हमने टेकअप किया है। तो मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ कि 2 दिन पहले खान साहब कराची भी गए थे। कराची में तकरीबन 2 माह पहले 162 अरब की उन्होंने अनाउंसमेंट भी की थी। फिर वो ग्रीन लाइन की इनॉग्रेशन की बात करते हैं, वो पिछले हमारी गवर्नमेंट का मंसूबा था, उसका मुकम्मल ना होना, गाड़ियों का मुकम्मल ना होना। फिर कराची की सफाई की बात हुई, बिल्कुल अली जैदी साहब ने वादा किया, फैसल वापडा साहब ने अनाउंसमेंट की, गवर्नर साहब ने अनाउंसमेंट की। लेकिन मैं अर्ज ये करना चाहता हूं कि जो अनाउंसमेंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, काश उन पर अमल दरामद कराएं, आप कह रहे हैं कि जो अनाउंसमेंट की जाती है और जो सबाई गवर्नमेंट्स हैं। सर मैं टेक्निकल मैं आ रही हूँ सर, नैब ऑर्डिनेंस पे आ रही हूँ, जरा मुझे बट टेक्निकल बातों पे बात करनी है, क्योंकि अभी तक जो नैरेटिव जा रहा है अपोजिशन का, क्या आवाम को तक वो नैरेटिव बिल्कुल ठीक पहुंच रहा है? आवाम को जरा हम समझाएंगे, उनको बताएंगे कि इसमें टेक्निकल चीज़ें क्या हैं। हारिस साहब से बात करते हैं। हारिस साहब, नैब ऑर्डिनेंस पे बहुत दिनों से बात हो रही है और अपोजिशन ये कह रही है कि नैब ऑर्डिनेंस जो है ये अपने लोगों को एनआरओ देने के लिए जो है हुकूमत लेकर आई है। सर मुझे सिंपली बताइएगा कि नैब ऑर्डिनेंस से असल फ़ायदा किसको पहुँचेगा? देखिए, नैब ऑर्डिनेंस जो अभी जारी किया गया है, इसमें कुछ प्लस पॉइंट भी हैं, माइनस पॉइंट भी हैं। प्लस पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट के काम रुके हुए थे, ब्यूरोक्रेट्स ने काम छोड़े हुए थे, और आपके सामने बहुत ज़्यादा एतराज़ात हो रहे थे कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उसमें थोड़ा सा आगे मूव फॉरवर्ड होगा और जल्दी काम किए जाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखें, एक तो जो प्रेजेंट ऑर्डिनेंस है वो ऐसे इशू नहीं करना चाहिए। नैब एक कौमी अदारा है और जो वाहिद बहुत अच्छा काम कर रहा है, और काम करने के साथ उनकी प्रोग्रेस भी अच्छी है और लोगों के ऊपर डर भी है। एटलीस्ट करप्शन करते हुए 10 दफ़ा लोग सोचते हैं कि हम नैब में फंस जाएंगे। एक तो ये है। अब बात ये है कि आपने जिस तरीके से आपने बिल्कुल ठीक है, टैक्स का, वैसे ये मैं क्लियर कर दूंगा, टैक्स जो है सेक्शन 9 पहले भी 4 में या 14 में बड़ा क्लियर है, नैब टैक्स की किसी चीज़ को नहीं छेड़ते। हाँ, टैक्स में जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है, अगर उसने बदनीयती की है, उसने जो ये SR इशू किए जाते हैं उनमें कहीं जाके वो फ़र्क करता है, तो फिर उसको पकड़ा जाता है कि तुमने भी फ़ायदा लिया और टैक्स पेयर को भी फ़ायदा दिया। अदरवाइज़ टैक्स के बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास केस जाते हैं, वही इसको हैंडल करते हैं। लेकिन इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी का पॉइंट दिया कि जी आप पब्लिक ऑफिस होल्डर और गवर्नमेंट ऑफिस होल्डर जो हैं वो प्रोसीजरल मिस्टेक्स में जो करते हैं उस पर उनको नहीं पकड़ा जाएगा, बल्कि वो ये सर मैं इस पर आ रही हूँ। साहब सवाल ले लें इस पर मेरा, सर इसी पॉइंट पर मेरा सवाल है। अब ये कहता है नैब ऑर्डिनेंस के करप्शन के सबूत ना हो तो किसी पर हाथ डाला नहीं जा सकेगा। अब अगर सबूत नहीं होंगे नैब के पास तो फिर सरकारी सतह पर जो करप्शन होगी उसको किस तरह रोका जाएगा? तो यही बेसिकली है ना। देखें, आप ये बताइए कि ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, पॉलिटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, उनको करप्शन के वो रास्ते नहीं पता होते, और जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, ही इज़ अ कस्टोडियन ऑफ ऑल रूल्स एंड रेगुलेशंस। इनको इंश्योर करना है कि गवर्नमेंट के मफाद में, आवाम के मफाद में कौन से रूल प्रोसीजर इनको फॉलो करना चाहिए। उसमें अगर बदनीयती हो और वो किसी कॉन्ट्रैक्टर को फ़ायदा पहुंचाए या किसी पॉलिटिशियन को फ़ायदा पहुंचाए, और वो हर बात वो कहेंगे ये तो प्रोसीजरल मिस्टेक्स हो गई, देन ये बड़ा अनफेयर है। आपको ये अगर ये भी इसमें डाल देते हैं कि जी अगर नैब असर्टन करे कि इसमें बदनीयती थी, इंटेंशनल फ़ायदा दिया गया है किसी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर को या बिजनेसमैन को, तो फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर हम इस तरीके से करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लम हुई। देखें, असूल एक बात का है, जो भी आपका कौमी अदारा है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप बनती है, आप उसको चलने दें, उसके बाद उसमें देखें क्या खामियाँ 20 साल में आपको ज़रूर खामियाँ नजर आई हुई, उसको करने के लिए आप सिस्टम को और बेहतर करें और इम्प्रूव करें। लेकिन ये नहीं कि उसका विंग्स क्लिप कर दें और उसके बाद फिर सेकंड ये कि इसको ज़ाहिर है
कि पहले ही इसको लेके जाना चाहिए था आपको नेशनल असेंबली में। मैं यही सवाल उठा रही हूँ, वहाँ मैं पर यही सवाल उठा रही हूँ। नुमाइंदे पॉइंट इसको टेकन। मैं प्रेशर आती हूँ हारिस साहब आपके डिस्कस पास, करते, यही और सवाल फिर वहाँ उठाना है। legislation और करते अभी जाते। जरा ब्रेक पर जाएंगे नाजरीन, और सवाल मैं ये उठा रही हूँ कि अगर हुकूमत को यही सब कुछ करना था तो फिर 15 माह का इंतजार क्यों किया गया? वो कारोबारी तबका जो कारोबार यहाँ पर ठप हो गया पूरे मुल्क में, ये सूरत हाल लेकर हुकूमत क्यों आई? अगर यही सब कुछ करना था और ब्यूरोक्रेसी को खुश ही करना था तो ये मामला पहले उठा लेने चाहिए थे। और क्या अपोजिशन को उसको इससे कुछ फायदा होगा या नहीं? इन तमाम तरह सवाल उठाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। पीजे मीर साहब, सवाल ये है कि अगर ये तमाम तर नैब ऑर्डिनेंस लेकर आना ही था हुकूमत को तो 15 माह क्यों ज़ाया किए गए? ब्यूरोक्रेसी को खुश करने के लिए आप ये ऑर्डिनेंस लेकर आ गए, तो क्या इसका मकसद यही समझा जाए कि सिर्फ अपोजिशन के लोगों को ही जेलों में डालना था? देखिए, ऑर्डिनेंस आप जो मर्जी ले आए, एज लॉन्ग वो नेशनल इंटरेस्ट में है, उस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप इस ऑर्डिनेंस को मिसयूज करेंगे और फॉर एग्जांपल ये जो अरेस्ट हो रहे हैं, आपने पहले क्या तहकीकात की है, कोई इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं, आप पकड़ के जो भी आता है आप उसको बंद कर देते हो, उसके बाद आप इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हो। कई लोग हैं जिनको आपने बंद किया हुआ है, उन पे कोई चार्ज है कोई नहीं है। लोगों के पीछे आपने एक वो कहते हैं ना, एक विच हंट सी की हुई है। इसमें कोई भी इदारा होगा उस पर एक गलत परसेप्शन जाएगा और एज अ होल मुल्क के ऊपर गलत जाएगा कि ये हाउंडिंग कर रहे। आप ना करें, आप जरूर इन्वेस्टिगेशन करो, आप जो मर्जी तहकीकात करो और अपने ऑर्डिनेंसेस को आप बिल्कुल इन्फोर्स करो, लेकिन आफ्टर इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशंस आप क्या समझते हैं अरेस्ट होके तो आपके पास सब चीज आ जाएगी? नो, आपने बेसिकली फॉर एग्जांपल बिजनेसमैन की हम बात करते हैं, क्या ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे? अरबों खरबों का इनका यहाँ बिजनेस है, ये भाग जाएंगे मुल्क छोड़ के? नो। आपके जो पॉलिटिशियंस हैं, जो आपके सीजन पॉलिटिशियंस हैं, क्या ये मुल्क छोड़ के भाग जाएंगे? नो। आपने बिल्कुल आप इनको पकड़ो और जब तक आपके पास कंप्लीट प्रूफ ना हो, सब्सटैंशियल प्रूफ के ऊपर, सर्कमस्टांशियल प्रूफ के ऊपर आप किसी को भी पकड़ोगे और उसके बाद बेल ले लो। राना सनाउल्लाह को देखो, जिस चार्ज पे आपने उनको अरेस्ट किया है एएनएफ के, उसमें तो बेल है ही नहीं है, फिर आपने बेल कैसे दे दी? फिर आपने उसमें कहा कि नहीं ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। केस को तो खुद ही कमजोर किया ना हुकूमत ने, यही तो सवाल मैं कर रही हूँ पीजे मीर साहब। तो क्या ऑपोजिशन को उसका कोई फायदा होगा? जो लोग 2019 में जिन पर केसेस बने हैं उन पर इतलाक होगा इस ऑर्डिनेंस का, आपने पढ़ा है? तो क्या जो लोग ऑपोजिशन के हैं, शाहिद खान अब्बासी हैं, मिफ्ता इस्माइल हैं, राना सना हैं और दीगर एहसन इकबाल है, तो क्या इन पर इम्प्लीमेंट होगा इस चीज़ का? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखे ना, अब ये बड़ी कंफ्यूजन यहाँ हो गई हुई है। हमें इंसाफ चाहिए हुकूमत से भी, इदारों से भी और आम आवाम के लिए। तो इस कटहरे के अंदर हुकूमत भी है और ऑपोजिशन भी है, लेकिन इंसाफ जो है उसको इतना ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ताकि दोनों इसमें खुश हों। ठीक है, पॉइंट टेकन। राना साहब, अभी शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जरा थम जाए ऑपोजिशन, जरा सब्र का दामन थाम ले, हम आपकी तजावीज़ लेंगे और जो आपकी अच्छी तजावीज़ होंगी उसको ऑर्डिनेंस का हिस्सा बना लेंगे। और आप लोग जो हैं ये मत समझें कि कोई इंतकामी कार्रवाई है ये ऑर्डिनेंस। समिया, मैं ये अर्ज़ करूँगा ये नैब 1999 में बना और काफली की हुकूमत थी। ये प्योरली मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के लिए और बिलखसूस शरीफ फैमिली के लिए ही बना था। अल्लाह ताला ने हमें भी इख्तियार दिया, हमने तो इसमें अमेंडमेंट नहीं की। सर खत्म कर देते तो ना, सजा भुगती। सर नैब को खत्म कर देते, आपको इख्तियार दिया था, आपने उस वक्त क्यों नहीं सोचा? आप ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रही हैं। आज हमजा शबाशी साहब को 1 साल होने को है। ख्वाजा सुलेमान रफीक, ख्वाजा साद रफीक, शाहिद खाकान अब्बासी और मैं समझता हूं कि अब एहसन इकबाल साहब को पकड़ लिया है। अब जब बात आई है अपने घर को, खान साहब जो हैं, जब मालन जब्बे वाला केस है, जो ऑनरेबल चेयरमैन नैब ने कहा कि हवाओं के रुख बदल रहे हैं, अब हमें तो नहीं पता कि कौन सी हवाएं हैं। जब महमूद खान की बात होने लगी है कि वो चीफ मिनिस्टर हैं और परवेज खटक साहब का इशू, फिर मैं समझता हूं कि बीआरटी की बात होने लगी है, तो ये इतनी जल्दी में ऑर्डिनेंस की अप्रूवल हुई है, ये इसको पार्लियामेंट में लाना चाहिए था।
इस पर ओपन डिस्कशन होनी चाहिए थी। ऑर्डिनेंस कैबिनेट का इजलास भी नहीं हुआ, सिर्फ कैबिनेट के मेंबर्स को मैसेज करके उनको ऑन बोर्ड लिया गया है। सही। फौरी तौर पर प्रेसिडेंसी से उसको नोटिफाई कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब खिताब करके दोस्तों को कह रहे थे कि मैंने आपके लिए ये अमेंडमेंट की है, हकीकत में उन्होंने अपने लिए की है। अच्छा। अपने दोस्तों के लिए की है। जुल्फिकार बुखारी साहब का नैब एग्जिट लिस्ट में से नाम निकलता है। अब अपोजिशन को दीवार के साथ लगाते लगाते अब आप ये देखें, राणा साहब आप दोस्तों का जिक्र क्यों कर रहे हैं? तो ब्यूरोक्रेसी जो आपके लोग बिठाए हुए थे उन्होंने जीना आराम कर दिया हुकूमत का, काम कोई हो नहीं रहा, उनके लिए की है ये उनके लिए की गई है। आवाम को महंगा हो रहा है, आवाम को आसान बात बताएं राणा साहब, घुमाए नहीं आवाम को। कोई और नहीं, किसान परेशान है। यूरिया की बोरी 1300 रुपए की थी तो 2100 रुपए की हो चुकी है। डीएपी की बोरी 2400 की थी और वो 3800 की है। और अब पंजाब के अंदर तो जो शुगर मिले हैं जहांगीर तरीन साहब की, मैं समझता हूं लीडरशिप में, वो भी बंद हो चुकी हैं। ठीक है। जिम्मेदार परेशान है, गैस की लोड शेडिंग है, बिजली की लोड शेडिंग है। और खान साहब जो हैं वो अपनी अदाओं पर नजरसानी फरमाएं और मैं समझता हूं आवाम के इश्यूज को टेकअप करें। आवाम के इश्यूज को टेकअप करें। सर पॉइंट टेकन हारिस साहब, बिल्कुल सही पॉइंट टेकन। हारिस साहब, नैब ने दावा किया माह अक्टूबर में कि 71 अरब रुपए की जो रिकवरी की गई है। 2-3 माह बाद ये दावा 153 अरब पर पहुंच गया। अब ये जो दावे थे नैब के, इसकी कोई फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। आप क्या समझते हैं कि पता चल सके कि आखिर ये दावों में हकीकत कितनी है? देखें सुमैया, ये तो बड़ी सिंपल सी बात है कि कितनी रिकवरी, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। पैसा ज़ाहिर है कि अगर आया तो वो नैब के अकाउंट में आया और उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान में जाएगा। ये चीज़ों में तो 2+2 की बात है, इसमें तो कोई स्टेटमेंट गलत होनी नहीं चाहिए कि पहले कितना हुआ और बाद में कितना हुआ और किसने कितना किया। आई थिंक ये तो डॉक्यूमेंट विल शो और इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बेसिकली बात यह है कि आपने ऑर्डिनेंस जो लेकर आए हैं, आपको पहले तो इतनी एमरजेंसी क्या थी, और अगर ये क्योंकि ख़ास तौर पे गवर्नमेंट को पता था कि फ़ौरन लोग बात करेंगे BRT की, मालूम जगह केस की और हेलीकॉप्टर केस की और जिस चीज़ के भी KP के में अकाउंट है। द इशू है कि आपको ये नहीं करना, कंट्रोवर्सी में गवर्नमेंट को नहीं आना चाहिए, क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट का मैनिफेस्टो था इलेक्शन का कि हमने मुल्क से करप्शन ख़त्म करनी है। और इमरान साहब ने बहुत जगह ये बात भी की है। नहीं अप्रिशिएट कि बहुत ईमानदार प्राइम मिनिस्टर हैं, वी ट्रस्ट हिम, वी हैव लॉट ऑफ फेथ एंड वी वांट कि ही शुड कंटिन्यू फॉर 5 ईयर, ताकि जो भी हो सकता है वो देखा जाए। अगले बजट में भी हमें बड़ा क्लियर होगा। तो हारिस साहब यही तो सवाल है ना कि ये हुकूमत इक़्तिदार में आने से पहले यही तो कहती रही कि हम रिकवरी करेंगे, मुल्क की लूटी हुई दौलत वापस लेकर आएंगे। ये ऐलानात थे, ये तकरीर थी, ये मंशूर का हिस्सा था। अब आ गया है तो जाहिर है ये तो इतलाक हो जाएगा। ये तो 2019 के जो केसेस हैं उन पर भी इतलाक हो जाएगा। तो करप्शन फ्री पाकिस्तान का जो मंशूर था इनका PTI का, वो कैसे पूरा होगा हारिस साहब? तो यही मैं बात कर रहा हूँ। तो इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए या तो पहले बताएं कि आज तारीख तक 1-1.5 महीने के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने कितना पैसा रिकवर किया है पॉलिटिशियन से, बिजनेसमैन से, गवर्नमेंट ऑफिशियल से, और वो कितना हुकूमत ख़जाने में गया है। एक तो ये आवाम को कॉन्फिडेंस देना चाहिए। जैसे आपने इंडियन चैनल में DGI पर कितनी तारीफ़ करते हैं कि वो हर वक्त आवाम को ब्रीफ करते रहते हैं, कॉन्टैक्ट बताते हैं कि क्या हो रहा है फौज लेवल पे, इंडिया के लेवल अपडेट करते हैं। इसी तरह यहाँ पर सिस्टम भी होना चाहिए। और सेकंड ये है कि चेयरमैन नैब की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ ये नहीं है कि आपने रेफरेंस फाइल कर दिया, आपने अरेस्ट कर लिया, आपने उसको आगे लेके चलना है। आपने प्रोसिक्यूशन कैसी की है, आपकी प्रोसिक्यूशन टीम कैसी है, आपकी कन्विक्शन रेट कैसा है। आपके सामने अगर डिफेंस के बड़े बड़े वकील आते हैं तो आपने अपने प्रोसिक्यूशन के लॉयर्स को कितना ट्रेन किया है, उनके लिए आपने और कॉन्ट्रैक्ट पे किस लोगों को लेके आते हैं, अरबों रुपए जब रिकवर करना होता है। बिल्कुल ये चीज़ें भी देखने की बात है। तो ये गवर्नमेंट को, चेयरमैन नैब को बैठ के और फिर इसके बाद ये इस अमेंडमेंट से पहले आई फील बिल्कुल हारिस साहब ये देखना होगा, सिर्फ ऑर्डिनेंस लाने से मसाइल हल नहीं हो जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ है, हुकूमत को जल्दबाजी में फैसला करने से रोकना होगा अपने आप को। नाजरीन, ब्रेक लेने से पहले आपको एक अहम खबर मैं दे दूं कराची से, जहां पर रणछोड़ लाइन में गिरने वाली इमारत से मुतालिक एक बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है कि 6 मंजिला इमारत का नक्शा ही मंजूर नहीं हुआ था। बोल न्यूज़ ने असल फाइल हासिल कर ली है।
प्लॉट नंबर 6 शीट नंबर 7 लॉरेंस रोड पर इमारत कायम की गई। 1407 गज के प्लॉट पर ग्राउंड +1 की तामीर की इजाजत दी गई थी। आपको बता रहे हैं कि इसका नक्शा ही पास नहीं हुआ था। ये इमारत जो कि 6 मंजिला थी, आज ये जमीन बोस हो गई, कई लोग बेघर हो गए। इसका नक्शा ही मंजूर नहीं था। ये आम खबर है, ये अहम इंकशाफ है जो इस इमारत के हवाले से हम आपको दे रहे हैं। प्लॉट नंबर 6 शीट 7 लॉरेंस रोड पर ये इमारत कायम की गई और ये ग्राउंड +1 की इमारत जिसकी तामीर करने की इजाज़त इस प्लॉट पर दी गई, जो कि एक छोटा प्लॉट था और इसका नक्शा पास ही नहीं हुआ था। और बगैर नक्शा पास हुए 1937 में मंजूर हुआ नक्शा, 1979 में इमारत तामीर की गई और उसके बाद जब SBCA से ये 6 मंजिला इमारत की तामीर की इजाज़त ही नहीं ली गई और उसके बाद ये इमारत तामीर कर दी गई, जो कि सिर्फ 15 साल बाद ही ज़मीन बोस हो गई। कई अफराद बेघर हो गए लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो दीगर खबरों पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद पीजे में सब बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक टू नाजरीन। भारत से खबर है कि भारतीय आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत की चीफ ऑफ डिफेंस बनने की राह हमवार हो गई और एक भारत में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया और ये मामला तौसीक का निपटा दिया गया, जिसमें तरमीम करके अब मुद्दत मुलाजमत की जो हद है उम्र की ज़्यादा से ज़्यादा वो 65 बरस कर दी गई है। और अब ज़ाहिर है ये बात ज़द आम है ये तरमीम के बाद कि और ये मामला जो हैं वो पाकिस्तान के लिए क्या कशीदा करने की राह पर गामजन हो गया है भारत। ज़रा इस पर बात करेंगे हारिस साहब से। हारिस साहब, भारत में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आता है और एक नया ओहदा जो है वो बन जाता है। पाकिस्तान में हर चीज़ को इतना मुश्किल क्यों बना दिया जाता है? देखें, ये नहायत अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से आपने देखा कि पाकिस्तान में एग्जेक्टिव पावर्स को अंडरमाइन किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने एक शहरी की पटिशन के ऊपर बल्कि उसको वापस भी नहीं लेने दिया और उसको सो मोटिव लेके जिस तरीके से उछाला गया, जिससे तमस्खर उठाया गया, जिस तरीके से सवालात किए गए, आई थिंक देवर अनप्रेसिडेंटेड। और उसमें ये नहीं रियलाइज़ किया गया कि फ़ौज कितना अहम किरदार अदा कर रही है। पूरी फ़ौज को अपने सिपा सलार पर बहुत कॉन्फिडेंस होता है। आपकी 27 फरवरी का वो इंसिडेंट वाक़या है, उससे पहले के जो हालात हुए जैसे जरबियात रद्दुल फसाद में काम किया गया, नज़र आता है कि फ़ौज ने प्रोफेशनल तरीके से काम किया। ज़ाहिर है कि ये अंडर द सुपरविजन ऑफ चीफ आर्मी स्टाफ होता है। ऑन द कॉन्ट्री आप ये देखें कि इंडिया में ये चीफ आर्मी स्टाफ नहायत ही इनकॉम्पिटेंट, अनप्रोफेशनल और अनट्रेड फ़ौज का खुद सपा सालार है, जिसने का काम सिर्फ नहते औरतों बच्चों बूढ़ों को शहीद करना। आप चाहे 27 फरवरी में उनको मार पड़ी, उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि हमने आर्टिलरी फायर से दहशतगर्दों के ठिकाने ख़त्म किए हैं। वहाँ किफ़त उठानी पड़ी जब हम सारे DGSP सब सफारतकारों को लेकर वहाँ पता चल गया। आपके सामने कश्मीर में जो हाल किया, उन्होंने इन लोगों को मारा पीटा शहीद किया। उसके बाद जो स्टेटमेंट दिए हैं एज ए पोलिटिकल लीडर जनता पार्टी BJP की फेवर में, उनकी हमायत में, उनकी खुशनुदी हासिल करने के लिए, आज पता चल गया कि उसका मकसद क्या था। ही वांटेड 3 years मोर एक्सटेंशन टू बिकम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जिसकी वजह से तीनों सर्विसेज के चीफ उसके अंडर आ गए हैं। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आप पहले हम 4 का टोला कहते थे कि जिसमें अमित शाह, नरेंद्र मोदी, उसके बाद अजीत डोभाल और उसके बाद चौथा जो था राजनाथ सिंह, ये 4 का मुतासिब हिंदू इंतहा पसंद है। अब ये 5वां चीफ आर्मी स्टाफ भी इसमें शामिल हो गया है। ये बड़ी ख़तरनाक कॉम्बिनेशन है। इसको हमें समझना चाहिए कि इसको क्यों एक्सटेंड किया गया है। इसका मतलब है कि एक्सटेंशन का ये मतलब है कि वो कोई ना कोई फ्लैग ऑपरेशन करना चाहते हैं। बिल्कुल, यही हारिस साहब सवाल मैं आपसे कह रही, भारतीय जनता पार्टी का जो मकसद है, जिस तरह का शरीयत के बिल वहाँ पर मंजूर कराया गया है, जो सिचुएशन है और इसको देखने की जरूरत है। जी हारिस साहब, वही सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, जो मुसलमानों पर वहाँ पर जुल्म हो रहा है, जो नई दिल्ली में जो तमाम तर मामला यूनिवर्सिटीज़ में जो हो रहा है मुसलमान तलबा के साथ, तो ये चीज़ बढ़ जाएगी आपको लग रहा है, ये आग और फैलेगी? देखें, यही बात है कि इसने वहाँ भी एक सियासी बयान दिया कि देखें जी ये फसादी हैं स्टूडेंट और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं,
मेन देवल ओपनली सपोर्टिंग गवर्नमेंट और नॉट रियलाइजिंग इसकी फौज की कितनी बदनामी हो रही है। सेकंड देखें, इसके बरक्स देखें वहाँ पर किस खुशरूबी से उन्होंने एक एग्जेक्टिव ऑर्डर पास करके एक्ट को चेंज किया और जाके उन्होंने उसकी एक्सटेंशन कर दी है चीफ डिफेंस ऑफ। हमारे मुल्क में हमारी फ़ौज जो हमारा एक झूमर है माथे का, जो प्रोफेशनल बैटल हार्डेंड आर्मी है, जिसने हर चीज़ दुनिया की नैरेटिव को नाकाम बना दिया कि पाकिस्तान को खुदा न खास्ता कमज़ोर कर दें, पाकिस्तान पर अपनी मर्जी की हुकूमत लें, पाकिस्तान को छोटे हिस्सों में तकसीम करके बलूचिस्तान को लहदा कर दिया जाए। उन्होंने ये रियलाइज़ कर लिया कि फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है, फ़ौज स्ट्रॉन्ग है तो कुछ भी नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। इससे ये नैरेटिव चल रहे थे और हमारी जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरीके से इसको कमज़ोर करने की कोशिश की है। ये फ़र्क देखें, ये हमें समझने की बात, समझने की ज़रूरत है। बहुत बड़ा लेसन है हमारे लिए, बहुत बड़ा लेसन है। बहुत शुक्रिया हारिस नवाज साहब, आपने टाइम निकाला प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम में जाते जाते और इस साल के जाते जाते आपको मैं ये खबर देना चाहती हूँ कि शायद हुकूमत कोई तोहफा दे रही है आवाम को, और एक बार फिर ये तोहफा दिया जा रहा है नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करके। कितना इजाफा किया जाएगा? उगरा ने समरी भेजी है, उस समरी में क्या लिखा है, जरा हम गुलाम मुर्तज़ा हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मुर्तज़ा, ये नए साल का नया तोहफा दे रही है हुकूमत आवाम को? जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में गवर्नमेंट ने फैसला किया है। इस वक्त तक जो ओगरा ने समरी भिजवाई है उसमें हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.25, पेट्रोल की कीमत में ₹2.61, मट्टी के तेल की कीमत में ₹3.10, जबकि लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.08 फी लीटर इजाफे की समरी भिजवाई है। और ये समरी अभी वज़ारत ख़ज़ाना को भेज दी गई है। वज़ारत ख़ज़ाना वज़ीर-ए-आज़म के मशवरे से इस कीमत को जो है वो फैसला करेंगे इसका। उसके बाद इसका जो किया जाएगा, कल इतलाक जो होगा 1 जनवरी से किया जाएगा। लेकिन तमाम जो कीमतें हैं वो ₹2, ₹2.5 के करीब बढ़ाई जा रही हैं। जी, तो यानी कि आप मुर्तज़ा, हम ये समझ लें कि हमें जो 25 पैसे की जो कमी की गई थी उसका इजाफा रुपए की सूरत में दिया गया। जी बिल्कुल। जिस तरह से जब से ये गवर्नमेंट आई है, आप हर महीने देख रहे हैं कि ₹2, ₹3, ₹2.5 बिजली की कीमत में भी इजाफा किया जा रहा है। कभी ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हैं, कभी गैस में, कभी बिजली में, और अब तक हम ये देख चुके हैं तकरीबन 19% महंगाई मुकम्मल इजाफा और महंगाई भी बढ़ी है। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, बस मैं यही कहना चाहूंगी कि आप ये देख लें कि तब्दीली हुकूमत ने आपकी ज़िंदगी में कितनी तब्दीलियाँ ला दी हैं। ये किसी किस्म का कोई तंज नहीं है, हकीकत है, और हुकूमत को इस हकीकत पर ज़रा आंखें अपनी खोलनी होंगी कि आवाम को आपने क्या दिया है। साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।